हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप देख रहे हैं अशरफ जैन को। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति के बारे में। हम आपको कुछ गणित और कंसेप्ट समझाने वाले हैं। अब देखेंगे कि बिहार में जैसे ही चुनाव का अनाउंस हुआ और लगातार पार्टी और गठबंधन जो है अपने कैंडिडेट के नाम का अनाउंस करने लगी, और आप ये भी देखेंगे कि हर पार्टी और हर कैंडिडेट जो है अपने जीतने की संभावना लगातार जता रही है और जीतकर बिहार विधानसभा में जाकर जनता की सेवा करने का दावा कर रही है कि लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। और ये जो तारीख जो है ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। लेकिन हम जिस टॉपिक पे आज बात करने की आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो टॉपिक एक ऐसी अनसुलझी टॉपिक है जो शायद ही लोग इस टॉपिक पे ध्यान देते होंगे। ध्यान तो कहेंगे कि ध्यान तो बहुत लोग देते हैं, और ये टॉपिक पे हमेशा जो है बात छिड़ती है कि क्या मुस्लिमों को हमेशा बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में यतीम बनाकर रखा जाएगा, या कभी उन्हें राजनीति विरासत या उन्हें राजनीति हकदार या मतलब राजनीति का हक जो उन्हें मिलना चाहिए क्या उन्हें मिल पाएगा। आज हम आपको कुछ आंकड़ों से बताएंगे कि किस तरीके से तमाम गठबंधन या तमाम जो है चाहे कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन तो लगातार उसमें कहा जाता है कि उसमें जो है मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या हमेशा कम रहती है, और बीजेपी जो है एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारता है, उन्हें ऐसा बिलीव है। लेकिन वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या किसी भी कैंडिडेट को न उतारकर क्या इस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सकता है? मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से भी जो कहते हैं कि जो है बीजेपी जो है मुसलमानों और हिंदुओं में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, और वो जो है सबका साथ सबका विकास लेकर जो है राजनीति करती है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर आप सबका साथ तभी माना जाएगा कि इस कम्युनिटी में मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में क्या परेशानी है या मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कमी है, वो एजुकेशनल लेवल पे किस तरीके से लो हो चुके हैं, या वो आर्थिक लेवल पे किस तरीके से लो हो चुके हैं। वो कोई बाहरी आके जो है उसका नेतृत्व नहीं कर सकता है, और कोई उसे ऐसे नहीं बता सकता है कि वो कि मुस्लिम जो है इतना परसेंट अनएजुकेटेड है या इतना परसेंट जो है उसके अंदर जो है बेरोजगारी है। तो कहते तो हैं सब जो है बीजेपी के लोग या एनडीए की सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुस्लिम को राजनीतिक तौर पर जो है लाचार बनाकर या उन्हें जो है कमजोर बनाकर ये दिखाया जाता है, और ये बार बार एहसास दिलाया जाता है। जिस तरीके से बहुत सारे नेता बयान देते हैं कि मुस्लिमों का जो है वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, तो वो ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी या बीजेपी के जो भी अलायंस है कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी से जो है सीट न देकर इस बात को दर्शाती है कि वो जो है मुस्लिमों को जो है राजनीतिक तौर पे लाचार बनाना चाहती है। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कहा जाता है कि देश की राजनीति जो है बिहार की और यूपी की राजनीति से तय होती है। देश की राजनीति मतलब बिहार में लगभग जो है 40 सीट है मतलब लोकसभा के, और यूपी में जो है कम से कम 80 सीट है लोकसभा से, मतलब कि 120 सीट यहीं से जाती है मतलब जो है लोकसभा में। और यहाँ जो है यहीं की राजनीति से जो है देश की राजनीति तय होती है। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति हो या यूपी की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिमों को जो है उस राजनीतिक तौर पे लाचार किया जा रहा है। एक आंकड़ों के देखेंगे तो आप लगभग जो है मतलब जो है 17% से 20% मुस्लिमों की आबादी इस देश में है, और बिहार में लगभग 20% मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन जिस तरीके से अभी बिहार का इलेक्शन हो रहा है और राजनीतिक तौर पर
जिस तरीके से मुस्लिमों को लाचार बनाने की लगातार कोशिश हो रही है और मुस्लिमों को कैंडिडेट न उतारकर, आप देखेंगे कि जेडीयू जो अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने 57 लिस्ट जारी, मतलब 57 कैंडिडेट के नाम जारी किए थे, लेकिन हैरत बड़ी बात थी कि उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। ये कहीं ना कहीं मंशा दर्शाती है कि बिहार भी अब जो है मुस्लिमों को जो है राजनीतिक तौर पर जो है लाचार और राजनीतिक तौर पर जो है बैकफुट ढकेलने की कोशिश कर रही है। आप इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन ये फैक्ट है। आप देखेंगे बिहार की इसी राजनीति में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है ईबीसी का 36% आता है और जो है ओबीसी 27% है और एससी जो है 19% है और एसटी जो है 16% है। मतलब कि टोटल आप देखेंगे तो लगभग जो है बिहार की राजनीति में मतलब 80% जो है हिंदू है और 20% जो है मुस्लिम है। एक मतलब जो है हिंदू की राजनीति जो है कह सकते हैं कि जो है एनडीए की हमेशा ये मतलब बीजेपी की हमेशा जो पॉलिटिक्स रही है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो 80% की राजनीति तो बीजेपी अलग तरीके से पॉलिटिक्स करती है, लेकिन आप देखेंगे कि उस 80% में भी जो जातिवाद जब आप डिवीजन करेंगे, जब जातीय देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो है आपको हर जाति का एक नेता आपको बिहार में या नेशनल लेवल पर आपको दिखेगा। लेकिन अगर कोई नेता नहीं दिखेगा तो वो बिहार में या यूपी में या आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पर कोई मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखता नजर नहीं आएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी ने खासकर इस बात को हमेशा ध्यान दिया है कि जो है चाहे वो बिहार में हो तो उनको बताया गया है कि आपको बीजेपी को हराना है तो आप जो है आरजेडी को वोट दीजिए, या आपको जो है इसको हराना है तो उसको वोट दीजिए। लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको जो हैसियत मिलनी चाहिए बिहार में या देश में वो हैसियत नहीं मिल पा रही। आप देखेंगे इसी बिहार में जो है आप कह सकते हैं कि जो है लगभग 17 से 20% मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन यहाँ आप राजनीतिक तौर पे देखें, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, उसमें लगभग 20 मुस्लिम कैंडिडेट लगभग जो है बिहार विधानसभा में आए, जो है विधायक चुन के आए थे। तो क्या इस तरीके से जिस विधानसभा में 243 सीट हो उस विधानसभा में सिर्फ 19 कैंडिडेट मुस्लिम विधायक हो, तो क्या मुस्लिमों को जो है सवाल उठता है कि क्या मुस्लिमों को लगातार उसको जो है राजनीतिक तौर पर लाचार बना के, राजनीतिक तौर पर कमजोर बना के और उसे हमेशा वोट पॉलिटिक्स के तरीके से यूज किया जा रहा है। ये अक्सर झलकती है। अब बिहार विधानसभा में भी आप देखेंगे लगातार आरजेडी, चाहे आरजेडी की बात हो या बीजेपी की बात हो या जेडीयू की बात हो, कहीं ना कहीं सब लोगों ने मुस्लिमों को जो है एज अ वोट पॉलिटिक्स यूज करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि मुस्लिमों का जो है कहीं ना कहीं जो है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब भी कोई मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव बनने की कवायद करता है या कोशिश करता है तो उसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताकर उन्हें बैकफुट में ढकेला जाता है। आप देखेंगे कि लगातार जो है कहीं ना कहीं यहाँ जो है एआईएम जैसे ही सीट पे चुनाव लड़ी और 6 सीट जीत, यानी 5 सीट या 6 सीट जीत गई, तो उन्हें कहा गया कि जो है ओवैसी के आने से जो है बिहार में जो है आरजेडी हार गई। तो क्या ओवैसी बिहार में ना आए ठीक है, लेकिन क्या मुस्लिमों को उनका हक भी ना मिले, या उन्हें जितनी परसेंट उनकी राजनीति होनी चाहिए, हकदार होनी चाहिए, या उनके परसेंटेज राजनीति हकदार भी उन्हें ना मिले और ये कहा जाए कि मुस्लिम जो है हमेशा आरजेडी को वोट दे और उसे जिताकर जो है मतलब जो है मुख्यमंत्री बना दे। अब देखेंगे कि इसी बिहार में जो है मात्र कम से कम कह सकते हैं कि 2 से 3% जो है सहनी समाज के लोग आते हैं। लेकिन वहां पर देखिए आप कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि हर कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट कर दो, उनके पास अधिकार है रिप्रेजेंट करने की। लेकिन आप इसी गठबंधन में देखेंगे, महागठबंधन में सिर्फ 2 से 3% सहनी समाज के लोग आते हैं, लेकिन वो अपने दमखम के साथ जो है खड़े होकर उनके नेता जो है कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पिछली बार हमारा गठबंधन टूटा ही डिप्टी सीएम के नाम पे और 25 सीट को लेके, लेकिन इस बार जब हम गठबंधन में तो उनको भी ये बात पता है कि मुकेश सहनी इस सब चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सीट में 2-4 को सीट कम ज्यादा जो करेंगे कर लेंगे। मैं ये देख रहा हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। लेकिन इसी बिहार में जो है ये कोई नहीं कहता है कि अगर बिहार में जो है सरकार बनती है आरजेडी की सरकार तो एक डिप्टी सीएम जो है मुस्लिमों की तरफ से भी दिया जाएगा। ना ये चीज कांग्रेस कह पाती है, ना ये चीज आरजेडी कह पाती है, और एनडीए गठबंधन में तो ये कोई कह ही नहीं पाता है। कह सकते हैं
हर आदमी माइनॉरिटी की बात बोलता है। और जब हमने 2005 में कहा कि माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री बनाओ, और हमने कहा ना हम बीजेपी के साथ में जाएंगे ना आरजेडी के साथ में जाएंगे, लेकिन बाद में हमने कहा कि यदि माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दे तो हम उसका समर्थन करेंगे। किसी ने समर्थन नहीं किया, नाम नहीं लाया, नतीजा हुआ कि दोबारा चुनाव हो गया। पार्टी जो है लोजपा जो है, जिसमें किसी जमाने में जो है लालू यादव से उन्होंने कहा था कि कोई मुस्लिम को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो आवाज ऐसी उठी थी। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जो है मुस्लिमों को किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल तौर पर जो है लाचार बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल होना चाहिए, इसी बिहार में ये सवाल होना चाहिए कि क्या अगर मुकेश सहनी अगर डिप्टी सीएम का हकदार हो सकता है, क्या वो अपने 2% आबादी के साथ जो है मुस्लिमों अपने 2% आबादी के साथ जो है अपने सहनी समाज को रिप्रेजेंट करके ये कह सकते हैं कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, या जो है या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान जो है पासवान की राजनीति करते हैं, या जिस तरीके से जो हम जो है एससी एसटी की राजनीति करती है, मतलब कि मुसर समाज की राजनीति करती है, तो क्या बिहार में या नेशनल लेवल पर यह सवाल नहीं होना चाहिए, और खास करके मुस्लिम समाज को यह सोचना नहीं चाहिए कि उनका भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उनके अंदर से भी कोई जो है एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो आगे जाकर उनके पास इतना तो हक हो, कम से कम इतनी सीट तो हो या इतनी हैसियत तो हो बिहार में या नेशनल लेवल पर कि वो किसी पार्टी से हट जाए तो सरकार में इतना सपोर्ट तो कम से कम उनका होना चाहिए कि जो पार्टी उनके साथ मिलकर रहे तो उनकी मजबूरी हो, ना कि जो है वो सिर्फ शौक से मिल जाए और वो आपको सिर्फ 2-4 जो है निवाला दे दे कि ठीक है खाओ और इसी में खुश रहो। आप देखेंगे कहीं भी आप बिहार में जो है किसी भी नेता को, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट हो या वो जो है गैर मुस्लिम कैंडिडेट हो, लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों की राजनीति नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे इसी बिहार में कितने आप मुस्लिम मोहल्ला में चले जाइए, कहीं अच्छे से विकास आपको नहीं दिखेगा। कहीं जो है आप किसी मुस्लिम गांव में, किसी गांव में आप जाते हैं तो जहां एक मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर आपको कहीं रोड टूटा हुआ मिलता है, कहीं और चीज टूटा हुआ मिलता है। उसके बाद से जो है मुस्लिमों का आप लिटरेसी रेट देख लीजिए, किस तरीके से लगातार मुस्लिमों में जो है एजुकेशनल लेवल पे कमजोर होता जा रहा है, फाइनेंशियल लेवल पे कमजोर होता जा रहा है। यह हकीकत है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के अक्सर बेशतर लोग जो है बाहर कमा रहे हैं, इसी वजह से कुछ फाइनेंशियल स्ट्रांग हो पाते हैं, लेकिन अक्सरियत का जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है वो मतलब जो है फाइनेंशियली तौर पर, एजुकेशनली तौर पर, या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिकली तौर पर कमजोर बनाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक दिन का परिणाम नहीं है। आप देखेंगे तो ये किसी न किसी तरीके से, चाहे बिहार में हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, अगर आप बिहार में देखेंगे तो ये महागठबंधन या फिर जो कह सकते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट, ये सब एक दूसरे से मिली भगत तरीके से जो है मुस्लिमों को राजनीतिक तौर पे और ये जो है सामाजिक तौर पे लाचार मतलब कि जो है बनाया जा रहा है। ये क्यों नहीं हो सवाल होता है कि जब तक किसी मुस्लिम कम्युनिटी, मान लीजिए आप सवाल मान लीजिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके घर का फर्द ही ना उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर एजुकेशन की कमी हो रही है या मुस्लिम कम्युनिटी में जो है अगर कह सकते हैं कि बेरोजगारी आ रही है, तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो नेता होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छे से जानता होगा, या बाहर आगे सिर्फ कोई कहे कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे या फिर जो उस तरीके से, तो क्या उस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जरूरी बात है। तो ये सवाल हमें इस बिहार चुनाव में ये सवाल हमें करना चाहिए कि कब तक हम जो है बिहार में महागठबंधन का पल्ला ढोते रहें, या कब तक हम जो है महागठबंधन के कैंडिडेट को हम मुख्यमंत्री बनाते रहें, या अपनी राजनीतिक विरासत को जो है जमा कर अपने आने वाले पीढ़ी को जो है एक राजनीतिक हैसियत देके जाए। मुस्लिम को ये इस बात का चाहिए कि वो अपनी राजनीतिक विरासत को मतलब खोजे, और मुस्लिम जो इस तरीके से मतलब कोई ऐसा लीडर जरूर खोजे जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने वाला हो, उसका दुख दर्द समझने वाला हो, ना कि सिर्फ 2-3 निवाला देकर उसे पेट भरने का एहसास दिलाया जा रहा हो। तो आगामी विधानसभा में ये हमें जरूर गौर करना चाहिए कि क्या सिर्फ एनडीए को जिता देने से या सिर्फ महागठबंधन को जिता देने से मुस्लिम कम्युनिटी की बेरोजगारी, मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशनल क्राइसिस या कम हो जाएगा, या फिर ऐसे कैंडिडेट को हम सिर्फ इस बिना पे जिताते रहे कि हमें डराता रहे कि अरे एनडीए आ जाएगा तो इसीलिए जो हम इंडिया गठबंधन को जिताएं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से बिहार में जो है जेडीयू की मतलब 57 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई थी और उसमें जो है एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं था,
और उसके बाद से जो है बिहार में जो है फिर से जारी हुई भी, मतलब कि नीतीश कुमार की जेडीयू की 38 या 40 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई। उसमें सिर्फ 4, मतलब सिर्फ 4 कैंडिडेट जो है मुस्लिम बनाया गया। तो आप सोचेंगे कि जो नीतीश कुमार जो है सिर्फ टोपी पहन लेने से, या सिर्फ टोपी मतलब कि रमजान में जो है या ईद के मौके पर इफ्तार दावत देने से क्या मुसलमानों को सिर्फ इफ्तार दावत चाहिए या उसे राजनीति चाहिए? राजनीति हक तो मिल नहीं रहा है। इस बात से बिहार विधानसभा चुनाव का ये जो कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ उस बात से पता चलता है कि किस तरीके से बिहार में जो है जो जेडीयू हमेशा ये दर्शाती थी कि वो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है और वो जो है इक्वलिटी की राजनीति करती है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है। उस जेडीयू का भी जो है देखने को मिला कि किस तरीके से 101 कैंडिडेट पे जो है जेडीयू चुनाव लड़ रही है और उसमें जो है सिर्फ मतलब जो है 4 कैंडिडेट जो है मुस्लिम बनाए गए हैं। तो आप सोचिए कि 4 कैंडिडेट मुस्लिम बनाए गए हैं और बीजेपी की तरफ से तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया नहीं जाएगा, शायद एक दे दे। वो अभी बात चली है कि शहनवाज हुसैन जो है हो सकते हैं किशनगंज से उम्मीदवार, उनका भी प्रोबेबिलिटी है कि वो जीते या हारे। तो शायद अगर 4 में से अगर 1% भी मान लें, क्योंकि 1% अगर हो तो एक कैंडिडेट जो है हो सकता है कि एनडीए गठबंधन मतलब कि जेडीयू या और बीजेपी की तरफ से एक कैंडिडेट जो है बिहार विधानसभा में जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो है लगभग 202 सीट पर जो है एक भी कैंडिडेट मतलब कि 5 कैंडिडेट उतारेगी। जब तक राजनीतिक हैसियत नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है आपका वोट ये जो है कह सकते हैं कि जो है आपकी हैसियत नहीं रहेगी और आपकी हैसियत नहीं तो आप कहीं पे बोल नहीं पाएंगे कुछ, तो आपका कोई नेता ही नहीं होगा। तो कौन आपके समस्या को जो है विधानसभा में या आपके जो है समस्या को जो है लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा? कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो फिर जैसे तैसे बिल आएंगे और वो आप पास कर लिया जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या किसी न किसी तरीके से जो है मुस्लिमों को जो है उनको राजनीतिक तौर पर जो है लाचार किया जा रहा है। ये बात जो है इस बार की गठबंधन जो है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों के सीट शेयरिंग से जो है साफ पता चलता है कि कम से कम सीट दिया जाए जिससे उनकी राजनीतिक हैसियत उन्हें लगे कि उन्हें दिया गया है और वो कमजोर हो जाए। और कहीं ना कहीं जो है उन्हें ये जिम्मेदारी तो जरूर दी जाती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जिम्मा जो है मुस्लिमों के हाथ में है, लेकिन मुस्लिमों का कैसे कल्याण होगा या मुस्लिम को कैसे गरीबी से निकाला जाए या मुस्लिम को कैसे एजुकेटेड बनाया जाए, इसका जिम्मा बिहार विधानसभा में या देश के लोकसभा में कोई लेने के लिए है नहीं। क्या मुस्लिमों को डिसाइड करना है कि वैसे कैंडिडेट को चुने जो आपके लिए लोकसभा में आपकी दुख दर्द आपकी रहनुमाई कर सके, ना कि सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह यूज करे। अगर 16 कैंडिडेट अगर पिछली बार दिया गया था आरजेडी की तरफ से, तो जरूरी है कि इस बार भी जो है 20 मैक्सिमम 20 कैंडिडेट दिया गया है और दिया भी गया है इतना कैंडिडेट। तो आप सोचिए कि 243 विधानसभा की सीट में आरजेडी की तरफ से सिर्फ अप्रोक्स 20 या 22 कैंडिडेट है। तो सोचे कि जिस तरीके से 2020 में सिर्फ 16 कैंडिडेट थे, तो क्या आज जो आरजेडी कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मतलब जो है अंबाई समीकरण की राजनीति करते हैं, या फिर जो जेडीयू कहती है कि हम जो है विदाउट ध्रुवीकरण की राजनीति को छोड़ के विकास की राजनीति करते हैं, तो क्या सिर्फ पोल देने से मात्र विकास की राजनीति होगी या फिर ऑल कम्युनिटी को, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, जिस तरीके से मतलब जो है प्रशांत किशोर ने कहा था कि जितनी परसेंट जो है भागीदारी उसकी उतनी परसेंट सीट, तो उस तरीके से क्या जिसकी जितनी परसेंट आबादी है उसके आबादी के हिसाब से उसे उतना सीट दिया जाना चाहिए, और जिसे नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात रिप्रेजेंट करती है कि आप बात तो करते हैं मुस्लिम राजनीति की, मुस्लिम को विकास करने की, लेकिन मुस्लिमों को विकास की तरफ ले जाना नहीं चाहते हैं और मुस्लिमों को जो है सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिमों को चाहिए कि वो वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल ना हो और वो विकास की राजनीति के लिए वोट दे। जब तक आप विकास की राजनीति के लिए वोट नहीं देंगे और वोट बैंक की राजनीति के लिए वोट देंगे, तब तक जो है आपको सिर्फ यूज किया जाएगा और आपको जो है आपका हक नहीं मिलेगा। तो ये आपको सोचना है कि आप वोट बैंक की राजनीति बनना चाहते हैं या विकास की राजनीति बनना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप देख रहे थे अशरफ जैन को।